हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, स्वागत है तुम्हारा डे 13 में। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज हम लोग करने वाले हैं रिवेन्यू जैसे चैप्टर को। बेसिकली हम लोग इंड पे हैं इकोनॉमिक्स जैसे यूनिट के। तो कुछ ही टॉपिक्स बाकी है, बचे हुए हैं, तो इसे अच्छे से कर लो। अगर बात करूं रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू सिंपली होता है जो भी आपने प्रोडक्ट, जो भी आपने तैयार करे, उसे जब आप मार्केट में सेल करते हो तो जो उससे जो भी आपको अर्निंग हो रही होती है, उसे आप नाम देते हो रिवेन्यू। तो मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन आउटपुट इन द मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। कुछ भी नहीं है रिवेन्यू, जस्ट जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करे आपने। एक ध्यान से एक चीज सुनना, डिमांड प्रोडक्ट का हुआ, डिमांड चैप्टर तुमने पढ़ा मेरे साथ। फिर सप्लाई मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, एक चैप्टर होता है सप्लाई, तो इसे फिलहाल हटाओ। डिमांड के बाद हमने करा सर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद हमारे जो भी कॉस्ट लगते हैं, लागत लगती है उसे बनाने में, हमने उसे समझा। और अब हम पढ़ रहे हैं रिवेन्यू चैप्टर। तो तुम इस सीक्वेंस को, इस चेन को समझ रहे हो। डिमांड हुआ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का, फिर तैयार किए गए, फिर कॉस्ट लगी, फिर उसके बाद रिवेन्यू जनरेट हुआ। इससे पहले होता है प्रोडक्ट सप्लाई। तो सप्लाई वाला चैप्टर मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, तुम खुद से कर लेना। सो रिवेन्यू क्या है? मनी रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन आउटपुट इन द मार्केट। अब यहाँ पे तीन टर्म्स, दो टर्म्स और दे रखे हैं, टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। क्या है सर टोटल रिवेन्यू? जो आपके टोटल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचकर जो भी आपको अर्निंग हो रही है, जो भी टोटल इनकम रिसीव हो रही है, उसे आप नाम दोगे टोटल रिवेन्यू। इसका फॉर्मूला होता है जो भी क्वांटिटी सोल्ड करे आपने इनटू प्राइस कर दो। ठीक है। और अगर हमें एवरेज रिवेन्यू निकालना है, मतलब पर यूनिट रिवेन्यू निकालना है, तो सिंपली हम अपने टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर देंगे अपने आउटपुट सोल्ड से। हमने कितने आउटपुट मार्केट में सोल्ड करे। तो ये दो चीज समझ लेना कि एवरेज रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू है क्या। मार्जिनल रिवेन्यू होता है एडिशनल रिवेन्यू, मतलब एक सेलर जब एक एडिशनल यूनिट बेचता है, उससे जो उसे रिवेन्यू मिलती है उसे नाम दिया जाता है मार्जिनल रिवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम इस फोन के तुमने एक यूनिट और एक्स्ट्रा बेचा, तो तुम्हें इससे जो 15,000 और मिलेगा, तुम कंसिडर करोगे वो तुम्हारा मार्जिनल रिवेन्यू। फॉर्मूला ये सारी चीजें तो पता ही है ना तुम्हें, सिग्मा, एम आर, या फिर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। क्योंकि मार्जिनल, टोटल, एवरेज ये सारे तुमने मेरे साथ पहले भी पढ़ रखे हैं, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप दे रखा है ए आर और एम आर के बीच का। व्हेन द प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट एंड और परफेक्ट कंपटीशन। तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दे रखा है सप्लाई चैप्टर। अब तुम ये बताओ, मैं तुम्हें सप्लाई करवा दूं या फिर स्किप कर दूं? अभी फिलहाल कैसे बताओगे? फिलहाल तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चलो करवा ही देता हूँ मैं तुम्हारा सप्लाई चैप्टर। अब देखो सिंपल दो चीज तुम्हें बताना चाहूंगा, पहले एक ही चीज बताता हूँ फिलहाल। जब मैं बात करता हूँ सप्लाई की, तो सप्लाई चैप्टर पढ़ते वक्त दिमाग में सेट कर लो, तुम्हें सोच कर चलना होगा कि तुम एक सप्लायर हो। तुम्हें हर एक बातों को सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सप्लाई को। तो सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई को हम क्या बोल सकते हैं? जब कोई एक फर्म अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती हो एट अग्रीड प्राइस। ठीक है, जो भी प्राइस होगा, यहां पे आप ऑफर दे रहे होगे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज एक्चुअली ब्राउट इनटू द मार्केट फॉर सेल। जो आपके स्टॉक्स आपके पास पड़े हुए हैं, जब उस स्टॉक को आप मार्केट में लेकर आते हो, तो उसे नाम दिया जाता है सेल। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। जाहिर सी बात है, आप स्टॉक से ही तो स्टॉक कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लाओगे मार्केट में और उसे कंसीडर करोगे कि वो सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अ सेलर हैज अ स्टॉक ऑफ 50 टन। एक सेलर के पास 50 टन स्टॉक है। किसका सर? शुगर का, उसके गोडाउन में। इफ द सेलर इज विलिंग टू सेल 30 टन ऑफ अ शुगर एट अ प्राइस ऑफ ₹37 पर केजी, then the supply of 13 टन is a part of the total stock। यहाँ पे टोटल स्टॉक 50 टन हो जाएगा, इसमें से आप 30 टन बेचना चाह रहे हो मार्केट में, तो ये आपका सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब सप्लाई और स्टॉक के बीच में एक रिश्ता, रिश्ता नहीं बोलूंगा, एक क्लियर डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ गुड्स करेंटली अवेलेबल फॉर सेल। टोटल गुड्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं बेचने के लिए, उसे आप नाम दोगे स्टॉक। स्टॉक को हम एज अ इन्वेंट्री भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर तुम लेमन लैंग्वेज में बोलो कि तुम्हारे गोडाउन में जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं उसे नाम दोगे तुम स्टॉक। सप्लाई क्या होता है? अमाउंट ऑफ गुड्स दैट सेलर ऑफर्स टू सेल एट अ वेरियस प्राइसेस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेरेटस पेरेबस।
के बारे में, सेटेरस पेरेवस जो भी होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। रैशनल सेलर मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सप्लाई क्या है? गुड्स का फ्लो है एट अ वेरियस प्राइसेस। अब देखो सप्लाई होते हैं दो टाइप के, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होता है मार्केट सप्लाई। ठीक है, जब इंडिविजुअल फर्म मार्केट में सप्लाई कर रही हो प्रोडक्ट तो उसे नाम दोगे इंडिविजुअल सप्लाई। जब सारी फर्म इकट्ठी मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो ऑल फर्म्स तो उसे नाम दोगे तुम मार्केट सप्लाई। बच्चे भी जानते हैं ये सारी चीजें। सप्लाई कर्व क्या होता है सबसे उसे जानने से पहले लॉ ऑफ सप्लाई समझ लो। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेरेटस पेरेवस, सेरेटस पेरेवस, other things being constant. Quantity supplied of a commodity is positively related to its price. ठीक है, पॉजिटिवली। तुम्हें याद होगा डिमांड और प्राइस इन दो के बीच कैसा रिश्ता था सर? निगेटिव रिश्ता था। लेकिन यहां पे बात की गई है पॉजिटिव रिलेशनशिप की। हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई। तुम सेलर हो, तुम्हें अगर ज्यादा प्राइस मिल रहा होगा एक प्रोडक्ट का, तुम उस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करोगे ना। बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट। हायर प्राइस मींस हायर प्रॉफिट, हायर मार्जिन तुम्हें मिलने वाला है। तो सेलर क्या कोशिश करता है, जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं प्रोडक्ट की तो उस सिचुएशन में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करने की कोशिश करता है। ये रहा सप्लाई कर्व। ठीक है, ये रहा सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है इसका। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिंपल, जब ज्यादा प्राइस होगा तो एक सेलर उस सिचुएशन में कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे, और जब प्राइस कम होगा तो उस सिचुएशन में वो कम से कम प्रोडक्ट सप्लाई करने की कोशिश करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट जहां तक तुम्हें याद होगा उसके अंदर टी एंड कॉफी एग्जाम्पल बेस्ट फिट आता है, और कंप्लीमेंट्री में पेट्रोल कार हो गए, बटर ब्रेड हो गए, इंक एंड पेन हो गए। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या बोला गया है, अगर चाय का प्राइस घटता है, ठीक है, तो डिमांड तो चाय का बढ़ेगा बट डिमांड फॉर कॉफी फॉल्स, तो उस सिचुएशन में कॉफी का सप्लाई कम हो जाएगा। ये रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा सर? गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड विद अदर गुड, जैसे कि प्राइस ऑफ कार्स डिक्रीज डिमांड एंड सो द सप्लाई ऑफ टायर इंक्रीज। अगर कार के प्राइस में गिरावट आती है तो जो टायर्स होंगे सर, ठीक है, जो टायर्स होंगे उसके सप्लाई आप बढ़ाओगे क्योंकि टायर्स की डिमांड बढ़ जाएंगे उस सिचुएशन में। और भी कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि सेलर्स एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में जाकर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना है या घटना है। नंबर ऑफ सेलर अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा, कम होगा तो कम। टेक्नोलॉजी अगर आपकी नई होगी तो नए ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई हो पा रहे होंगे। टाइम ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई। प्राइसेस ऑफ इनपुट, अगर आपके रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे अवेलेबल हो जा रहे हैं तो आप उस सिनेरियो में भी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर पा रहे होगे। अब देखो ये होता है सप्लाई फंक्शन। Sx इज इक्वल्स टू F इंटू पी एक्स पी जी पी ओ पी एफ जी ओ। ये सारे क्या है? फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, जो भी ऊपर अभी पढ़ा। Sx होता है सप्लाई ऑफ गुड X और F क्या है सर? फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब देखिए सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई बताता है स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जिसे हम सेटेरस पेरेबस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे भाई। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेंगी, अगर प्राइसेस घटेंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेंगे। क्लियर है? देख लो कुछ अच्छा दिखता है लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व। अब देखो यहां पे एक टॉपिक है चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन द सप्लाई। डिमांड वाला चीज याद है? जस्ट उसी से मिलता जुलता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम मूवमेंट अलोंग द गिवन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस में चेंजेस आने की वजह से अदर थिंग कांस्टेंट सेरेटस पेरेबस, और चेंज इन सप्लाई में शिफ्ट होता है, उसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन बाकी के फैक्टर्स जो होंगे वो चेंज हो रहेंगे उसमें। तो इसे मैं कवर नहीं करने वाला हूं क्योंकि डिमांड में बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया था। देख लो ऐसा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और ये रहा शिफ्ट इंक्रीज डिक्रीज। मार्केट सप्लाई तो तुम्हें मालूम हुई होगा, जब सारे सेलर्स मार्केट में सप्लाई कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो उसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे। सो यार आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। डे 12 था और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसे सुकून से पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इकोनॉमिक्स को मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।